सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। शंघाई ताउन तंजीम का बड़ा अहम तरीन इजलास कल से शुरू होने जा रहा है और इसी सिलसिले में अब आला सतही वफ़द मुख्तलिफ ममालिक के पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो गए हैं। कुछ देर पहले आपने मनाजिर देखे किस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर आज़म ली शियांग का इस्तकबाल किया, जो कि 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का पहला दौरा पाकिस्तान है। इसके अलावा भी दीगर कई अहम तरीन ममालिक हैं जिनके वफूद इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। भारत की नुमाइंदगी उनके वज़ीर ख़ारजा जय शंकर कर रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस से बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान को कि सरमायाकारी के कई नए दरवाजे पाकिस्तान में खुल सकेंगे और कई अहम मुआहदात पर भी साइडलाइंस पर मुलाकातों में प्लानिंग हो सकेगी, साइंस हो सकेंगे। और फिर इसके साथ साथ कुछ दिन पहले अभी हमने देखा था रिसेंट पास में जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अरबों डॉलर्स के मुआहदे हुए, उससे भी मुल्क में सरमायाकारी के नए दरवाजे अब खुलने लगे हैं। पाकिस्तान के दौरे पर आए सऊदी सरमायाकारों का वफ्द जिसने SIFC के में 2.2 अरब डॉलर के 28 मुआहदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं, जिनके तहत सऊदी अरब मादनियात के शोबे में, तेल और गैस के शोबे में, साइबर सिक्योरिटी, टेक्सटाइल के मनसूबों में सरमायाकारी करेगा, जबकि सऊदी कंपनी शेल पाकिस्तान के 77% का शेयर्स भी खरीदेगी। सऊदी अरब पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिल भी कायम करना चाहता है। सऊदी अरब के साथ तामीराती, ट्रांसपोर्ट, तेल और गैस के शोबों में भी सरमायाकारी के मुआहदे किए गए हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान से मसाला जात भी इंपोर्ट करेगा, जबकि साथ ही सऊदी अरब पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियों की ख़रीदारी भी करेगा और साथ ही पाकिस्तान से इलेक्ट्रिक आलात की मुश्तरका पैदावार करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान से अफरादी क़ुव्वत को रोज़गार फराम करेगा, जबकि एजुकेशन के शोबे में ताउन का भी मुआहदा किया गया है। मुफाहमती याददाश्तों के तबादले की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इशाइये में सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ के साथ बैठे नज़र आए। उनसे दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी होता रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब के दौरान कहा कि सऊदी अरब के साथ ताउन के मुआहदे नई पेशरफ्त हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ़द का पाकिस्तान का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म का मज़ीद ये कहना था कि IMF प्रोग्राम में ताउन के लिए सऊदी अरब, UAE और चीन के मशकूर हैं। पुरज़म है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा और हुकूमती इक़दामात ऐसे होंगे जिनकी बदौलत इक़्तिसादी आशारिये मज़ीद बेहतर होंगे। अब देखना यह कि वज़ीर आज़म का ये अज़्म है, ये किस हद तक अमली तौर पर सामने आता है और किस तरह से क्या इक़दामात उठाए जाते हैं इस IMF प्रोग्राम को आखिरी IMF के लिए। इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं और जो इस वक्त SCO पाकिस्तान में होने जा रही है, ये किस हद तक अहमियत की हामिल है, इससे पाकिस्तान को क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर सरमायाकारी के हमारे साथ मौजूद हैं। शुजात फारूक साहब चीफ ऑफ रिसर्च हैं पाइट के, मैं ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। हारून शरीफ साहब, अब ये SCO के लिए इस वक्त कई ममालिक का पाकिस्तान में आना, इस कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में कामयाबी से इनेकाद होना, इन हालात में जो पाकिस्तान की मौजूदा इस वक्त माशी सूरत हाल है, इसमें कितनी अहमियत का हामिल है? जी, SCO इस वक्त खित्ते की जहां तक कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक है, उसकी सबसे मजबूत और सबसे बड़ी बॉडी है, जिसको चीन लीड कर रहा है। रशिया भी है, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, इंडिया भी है। तो ये कोई रीजनल कोऑपरेशन की किसी खित्ते की नहीं है, बल्कि ये 2-3 रीजन्स को कंबाइन करती है, यूरेशिया को, साउथ एशिया को, वेस्ट एशिया को। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त इस रीजन में सबसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। एट द सेम टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन को जब बनाया गया था और मेंबरशिप दी जा रही थी, तो इसका फोकस स्ट्रेटेजिक था और है। इसका मतलब कि वो रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, और उनकी एक इकोनॉमिक तीसरा पिलर है, लेकिन स्टेबिलिटी से लिंक्ड है कि अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी रीजन में तो रीजन स्टेबल रहेगा, प्रॉस्परस रहेगा। तो ये एक इंतहाई अहम ऑर्गेनाइजेशन है और उसका ये स्ट्रेटेजिक हाई लेवल जो डायलॉग पाकिस्तान में होना पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है। ये तो इसका है पस मंजर। अब पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैश इन करता है, असल सवाल ये है। पाकिस्तान वहां पर अपनी क्या वैल्यू प्रोपोजिशन टेबल पे रखता है, जो कि पुरानी एक स्टीरियोटिपिक कि हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, हमारे पास आबादी ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन है, उससे हटकर अगर हम कोई कॉन्क्रीट प्रोपोजिशन कि पाकिस्तान एक रीजनल मार्केट के अंदर क्या रोल प्ले कर सकता है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम गल्फ कंट्रीज को लिंक इन कर सकते हैं। अब आई होप कि पाकिस्तान इसको सामने रखे और सियासी क़यादत प्रोफेशनल्स के थ्रू
इसको आगे लेकर चले इंस्टीट्यूशनली। क्योंकि ये जो डायलॉग्स होते हैं, मैं इस एससीओ की मीटिंग्स बहुत अरसे से अटेंड कर रहा हूँ, जब मैं वर्ल्ड बैंक में भी था, रीजनल कैरेक की भी कर रहा हूँ, लेकिन ये इसको जो मुल्क फायदा उठाते हैं वो खुद मेहनत करके अपना एक रीजनल कोऑपरेशन की पिच करते हैं। जैसे कोई कहता है कि मैं रिसर्च का इदारा बना रहा हूं, कोई कहता है मैं मल्टीलैटरल बैंक को लीड करना चाहता हूं, कोई क्लाइमेट चैंपियन है। पाकिस्तान को इस वक्त एक दो ऐसे थीम्स जो हमारे लिए क्रिटिकल है फॉर रिवाइवल ऑफ ग्रोथ, हमें चैंपियन करके एससीओ की टेबल पे रखना चाहिए। सही। और हम सब ये जो इसमें साइडलाइंस मीटिंग जो होंगी उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, क्या उसमें भी कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स या कुछ ऐसे मुआहदात होते हैं जो फिर इकोनॉमिकली आगे फ़वाइद का बाइस बन सकें? कि देखिए, इस लेवल के ऊपर डील्स नहीं होती। इस लेवल के ऊपर ये बात जरूर होती है कि पाकिस्तान अपनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे उनको कॉन्फिडेंस में लेगा, मैसेज देगा कि देखें हम ओपन है पार्टनरशिप्स के लिए, हमारी पॉलिसी के अंदर ये तरजीहात है। ये लोग, क्योंकि कारोबार तो इन्होंने नहीं करना है, बिजनेस तो प्राइवेट सेक्टर ने करना है। ये लोग जब वापस जाएंगे तो अपने प्राइवेट सेक्टर को मैसेजिंग करेंगे कि आप पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। यहां मेरी पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको बार बार, जब सऊदीज भी आए थे, मेरी ये उनसे रिकमेंडेशन है कि आप जहां तक जो ट्रांजैक्शनल एंगल है इकोनॉमिक्स का, कि आप जो ओपन स्पेस करते हैं वो आप लीड प्राइवेटाइजेशन को दे दीजिए। अगर 4 वज़रा बैठ के तकरीर करते हैं तो उन्होंने तो फैक्ट्रियां या बिजनेस नहीं चलाने हैं। हमें यहां पर अपने प्राइवेट सेक्टर का स्टैचर भी बढ़ाना है, और उनको आप अगर लीडरशिप दें तो डील्स हो जाएंगी, साइज में छोटी होंगी, मटेरियल होंगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब शुजात साहब आप ज़रा इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि अब पहले मलेशिया, फिर उसके बाद सऊदीया, और अब चाइनीज़ लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, और ज़ाहिर दीगर बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन इन ममालिक के साथ जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ये जो डील्स इस वक्त हो रही हैं, वो ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। तो ये एक गेम चेंजर के तौर पे इस इवेंट को हम ले सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो दीगर ममालिक आ रहे हैं उनका भी इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप होगा, जब वो देखेंगे सऊदी अरब ने कितना इंटरेस्ट शो किया है, मलेशिया ने आके बड़ी कामयाब डील्स की हैं, फिर चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के लिए भी अच्छी खासी वर्किंग की भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, गेम चेंजर तो शायद अभी कबल अज़ वक्त है कहना, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले हम सीपैक को भी गेम चेंजर कहते थे। तो आप देख लें कि सीपैक की काफ़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट से हमारी कोई ग्रोथ नहीं बढ़ी, बल्कि जो शायद हमारे क्राइसिस कुछ बढ़े हैं। फॉर एग्जांपल आप एनर्जी के अंदर देखें, जो हमारी क्राइसिस हो गई हैं, और फिर हम जो डेट क्राइसिस, स्पेशली क्योंकि बायलेटरल में हमारा सबसे ज़्यादा डेट चाइना की तरफ से है। यस, देखें, हमें इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आप हिस्टोरिकली देखें तो 2 पॉलिसीज़ थी 60s में, और 70s में चले जाएं तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज़ थी कि हर चीज़ आप खुद पैदा करें, और ये पॉलिसी पूरी दुनिया में फेल हुई। तो इस वक्त दौर है ग्लोबलाइजेशन का कि आप मुल्कों से कम्पीट करें, और इन्वेस्टमेंट भी आप देखें वहीं पे ज़्यादा जाती है जो कम्पीट करते हैं। आप चाइना में इन्वेस्टमेंट को देखें, आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट को देखें। तो ये इस लिहाज से तो हमारे लिए बहुत खुशाइंद है कि हमारी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। हम अपनी आमदनी का सिर्फ 15-16% इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी अपनी सेविंग सिर्फ 12-13% है। तो दुनिया में फिर जाहिर है आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाती है और आपकी जो कंपेटिटिवनेस है उसको भी इन्हांस करती है। तो देखें, अगर जो जहाँ से भी बिज़नेस टू बिज़नेस इन्वेस्टमेंट आती है, चाहे वो मलेशिया से आती है, सऊदी अरेबिया से आती है, या और मुल्क हम पे इन्वेस्ट करेंगे, तो देखें इससे हमारी पॉलिसीज़ भी बेहतर होंगी, हमारा अपना जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो भी कम्पीट करेगा, और डेफिनेटली हम आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब शुजा साहब, अब सवाल ये कि ज़ाहिर है ये इस वक्त इन्वेस्टमेंट आ रही है, इस इन्वेस्टमेंट का जो फ़ायदा है, जो इसके असरात और समरात हैं, वो हमें कब मिलना या दिखना शुरू होंगे? क्योंकि एग्रीमेंट्स तो हम बहुत सारे कई ममालिक के साथ कर चुके हैं। सऊदीया के साथ भी कोई 5 से 7 अरब डॉलर की बात हुई थी, लेकिन एग्रीमेंट्स 2 अरब डॉलर्स के हुए हैं, और उस पर भी अब अमल दरामद कब शुरू होता है, कब वो प्रोजेक्ट शुरू होते हैं। तो ये बड़ा लॉन्ग टर्म है इसका फ़ायदा होना। अभी जो कुछ शॉर्ट टर्म ऐसे सॉल्यूशंस हैं हमारी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए और उसके इस्तेहकाम के लिए?
देखिए देखिए, हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करती है, वो कभी भी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं करती। जिस तरह आप देखें, जो सऊदी अरेबिया के साथ हम 28 प्रोजेक्ट्स के अंदर इन हुए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, आईटी है, रियल स्टेट है, माइनिंग है। अब जाहिर है ये टाइम टेकिंग चीज़ होगी। कुछ शायद आपको शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होंगे। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आपके ये हो सकते हैं कि जब पैसा आएगा बाहर से तो डेफिनेटली आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। डेफिनेटली जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके ऊपर इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आएगा। लेकिन एक्सपोर्ट देखें, जो अगली चीज़ है कि जो हम कहते हैं गेम चेंजर है, वो हमें देखना पड़ेगा कि वो इन्वेस्टमेंट हमारी मार्केट के अंदर हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कितना प्रमोट करती है। मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, हमने एनर्जी के अंदर प्रोजेक्ट्स लेके आए। वो जो एनर्जी के अंदर प्रोजेक्ट्स आए उसने हमारा जो क्राइसिस है उसको एनहांस किया, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इस तरह की थी कि हमने जिसको कहते हैं कि डॉलर के अंदर रीपेमेंट रखी, एक इंश्योर्ड बड़ा हाई प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर रखा, और आप देखें कि उससे एनर्जी की प्राइसेस बढ़ी। इसी तरह आप देखें हमारी गाड़ियों के अंदर इन्वेस्टमेंट आई। आप देखें हुंडा है, टोयोटा है, ये सब की सब आपकी फॉरेन कंपनीज हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन कंपनीज ने पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगाया, और आज भी हम कोई गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। शायद उसमें हमारी पॉलिसीज़ का भी मसले मसाइल होंगे, लेकिन आप देखें इन कंपनीज़ को भी एक अच्छा पैसा मिला, और अल्टीमेटली जब तक ये इन्वेस्टमेंट आपकी एक्सपोर्ट को इन्हांस नहीं करेगी शायद हम गेम चेंजर की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट्स आगे एग्जीक्यूट होंगे, फिर पता चलेगा कि ये गेम चेंजर होते हैं या जस्ट हम कोई बाहर वाला आता है और वो एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट लेके चला जाता है। ठीक है, तो हारून शरीफ साहब, ये जो गेम चेंजर वाली टर्म ये रेकोडिक के लिए भी बड़ा इस्तेमाल होती है और बड़ी उम्मीदें भी हैं पाकिस्तान को, और थी भी पहले भी। लेकिन अभी जो 50-50 का शेयर है बैरक गोल्ड कंपनी का और पाकिस्तान का, और इस 50 में भी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट का 25 है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का मजीद 25, तो वो अलग एक डिवीज़न हो जाता है। अब अगर इसमें से भी कोई 15% शेयर सऊदी कंपनीज़ या सऊदी गवर्नमेंट ले जाती है, तो फिर ये फेडरल के हाथ में क्या आएगा, बलूचिस्तान के हाथ में क्या आएगा? इसका वो फ़ायदा जो हम उम्मीद जिसकी लगा रहे थे, क्या वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत को मिल सके? जी, पहली बात तो मैं क्लियर करता जाऊं कि गेम चेंजर एक सियासी बयान है और एक सियासी सोच है। इसका नंबर्स के साथ या इकोनॉमिक मूवमेंट के साथ कोई मेजर ताल्लुक क्या, बल्कि कोई एट्रीब्यूशन नहीं बनती है। हमें क्लियर हो जाना चाहिए। हमें इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 13.1% है। उसको हमने अगर 25 पे ले जाना है जहां हमारे कंपेटिटर्स हैं, तो हमें लोकल इन्वेस्टमेंट चाहिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट चाहिए और फॉरेन, तीनों चाहिए। हमें कोई ऑब्सेशन खाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट से नहीं करना चाहिए। जैसे अब रेकोडेक वगैरह ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंदर अब क्या शेयर होल्डिंग की बार्गेनिंग होती है, क्या प्राइसिंग की सेटलमेंट होती है, वो एक चीज है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वहां से आप एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, चीजें निकाल के वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट कर देते हैं, उस खित्ते के अंदर भलाई आनी शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल अकाउंट बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जो भी इन्वेस्टमेंट आती है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, ये समझने की जरूरत है। पाकिस्तान को वो इन्वेस्टमेंट चाहिए जो यंग लोगों को नौकरियां दे, जो एक्सपोर्ट बढ़ाए, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए और जो टेक्नोलॉजी लाए। अगर यहाँ रेस्टोरेंट की चेन्स खुलती हैं, होटल्स खुलते हैं, जहां पर लोग आते हैं, बाहर की चीजें लगाते हैं या असेंबल करते हैं और बाहर ले जाते हैं पैसा, तो वो रिपैट्रिएशन ऑफ मनी से हमारी फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन पर मजीद अभी प्रेशर आएगा। यहां हुकूमत की पॉलिसी मैटर करती है। मैं बिल्कुल जो बाहर से इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर की बात हुई आई है, उसमें इन्वेस्टर का कसूर क्या है? अगर आपकी पॉलिसी फ्लॉड है, अगर आपने प्लानिंग नहीं की है, आपने खुद एक इंसेंटिव ऑफर किया है, वो आए हैं, तो इसलिए सिंगल आउट करना मेरे हिसाब से नामुनासिब है। अब हमारे ऊपर है कि ये जो एससीओ हो रहा है या सऊदी आए हैं, उन्होंने इंटेंट शो किया है। एससीओ वाले भी इंटेंट शो करेंगे। उसको मटीरियलाइज करने के लिए पॉलिसी चाहिए, इदारे चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स चाहिए जो उनको इस मार्केट के अंदर काम करने में हेल्प कर सकें। आपका जो सवाल था कि रिटर्न्स कब आएंगे, रिटर्न्स जल्दी वहां आते हैं जहां चलता इदारा एक्सपेंशन करता है।
जहां नया प्रोजेक्ट लगना होता है, फिजिबिलिटियां बननी होती हैं, जमीनें खरीदनी होती हैं, फाइनेंसिंग, वो 3 से 5 साल कम से कम लगते हैं, उसको कमीशन होते हैं। तो हमें चाहिए ऐसे कि जो हमारी अच्छी कंपनियां हैं वो अपनी एक्सपेंशन में ये इन्वेस्टमेंट लाएं और वो अपना काम शुरू करें, तो पाकिस्तान को रिटर्न्स इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे। सही गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हारून शरीफ साहब, शुजात फारूक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वज़ीर हैं सरमायाकारी के, शुजात फारूक साहब चीफ ऑफ रिसर्च हैं पाइट के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो हारून साहब, ये जिस गुड इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़े या नौकरियां जनरेट हों, कोई भी इन्वेस्टर ज़ाहिर है वो सबसे पहले तो वो अपना फ़ायदा देखता है, वो हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना तो उसकी तरजीह नहीं होगी। तो इसके लिए फिर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को पहले से अपना होमवर्क कंप्लीट रखना पड़ेगा, ऐसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इस वक्त बस उसकी कोशिश होती है कि कोई भी इन्वेस्टर आए और हम उसको वेलकम करें, चाहे फिर वो हमारी मईशत पर बोझ बन जाए, जिसकी मिसाल अभी आपने भी दी? जी, ये कॉम्बिनेशन है, प्लानिंग का काम नहीं है। प्लानिंग का काम तो एक प्लान बना के, जो हमारी लीड मिनिस्ट्रीज हैं जो इस पे काम कर रही हैं, अब SIFC भी कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के पास एक कटिंग एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए, सिमिलरली IT वालों के पास। ये मैं अर्ज कर रहा हूं जैसे SCO है, अगर हम एक गेम प्लान रखते हैं कि एग्रीकल्चर के हमारे ये इंसेंटिव्स हैं, बाकी ममालिक से इस तरह बेहतर है, आपको ये फायदा होगा। IT में हमारे पास 30,000 ग्रेजुएट आता है हर साल, हम आपको ये ऑफर कर सकते हैं और हमारा ग्रेजुएट की क्वालिटी भी अच्छी है और उसकी तनख्वाह भी कम है। इसी तरह अगर हम अपनी ये रखें टेबल के ऊपर कंपैरेटिव एडवांटेज पे वैल्यू प्रोपोजिशन, ये काम है हुकूमत का, ना कि हर इन्वेस्टर को रेड कार्पेट लेके हार पहना के तस्वीरें खिंचा के भूल जाना। ये काम करके आप उनको पास ऑन करें। आई वुड आइडियली लाइक इन्वेस्टर मीटिंग्स इन कराची एंड लाहौर। इस्लामाबाद कोई ऐसा बिजनेस हब नहीं है, यहां पर आप एक सेरेमोनियल काम करें, लेकिन जहां काम होना है उनको ओनरशिप दीजिए, ऐसे कारोबार फिर आगे चलता है। ये जो हमारे इदारे हैं, हर बंदे को जो 4 पैसे दिखाता है, अगर हम उसको वेलकम करेंगे बगैर सोचे समझे, फिर वो फ्यूचर में बैकफायर करता है। जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कार के था, आपने रेकोडेक देखा, हम पॉलिसियां बदल देते हैं, टैरिफ रेट बदल देते हैं, ना सिर्फ पॉलिसी दें जैसे SCO आता है, बल्कि कहें ये कंसिस्टेंट रहेगी अगले 10 साल, फिर मैसेज तगड़ा जाता है और हमारे इदारे उसको आगे लेकर चलें। हमें ये समझना है कि सियासी लोग तो इंटेंट को चेक बना देते हैं कि जी कल को ये पैसा आ गया, इसके बाद भूल जाते हैं, इसलिए हमें उसको संजीदगी से लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो शुजात साहब, ज़ाहिर है अब हम जो एक्सपोर्ट के अपने टारगेट्स हमारे प्राइम मिनिस्टर सेट कर रहे हैं, वो तो 100% उसमें इजाफे की बात कर रहे हैं, $60 बिलियन पर उसको ले जाने की बात कर रहे हैं। अभी तो हम $32 बिलियन के अराउंड फंसे हुए हैं। अब IT सेक्टर पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त पूरी दुनिया ही रिलाई कर रही है। तो हमें अगर इसमें एक बूस्ट चाहिए या एक्सपेंशन चाहिए, तो हम उस स्पीड से चल रहे हैं? अभी भी हम $3 से $4 अरब की IT एक्सपोर्ट्स के दरमियान रुके हुए हैं। तो अभी हमारे बड़े अच्छे काबिल ग्रेजुएट्स की बात कर रहे हैं हारून शरीफ साहब, जब मौजूद है हमारे पास मैन पावर, हम उससे वो फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे जिस तरह दीगर ममालिक में उठाया जा रहा है? देखें, हारून साहब ने एक जो चीज़ हाईलाइट की है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपकी पॉलिसी बड़ी क्लियर हो। ठीक है, तो देखें, पॉलिसी आपका ग्राउंड वर्क है, पॉलिसी आपका होमवर्क है। पॉलिसी से मुराद ये है कि आपका रेगुलेशन फ्रेमवर्क है। अगर आपने चाहे लोकल इन्वेस्टर को मैसेज देना है या आपने बाहर वाले इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, तो आपकी पॉलिसी बड़ी साउंड एंड क्लियर होनी चाहिए। देखिए, IT के अंदर शायद हमें मल्टीपल रिफॉर्म्स चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि पोटेंशियल है। हमारा हमसाया मुल्क इस वक्त तकरीबन $160 बिलियन से ज़्यादा IT की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम सिर्फ $3 से $4 बिलियन की कर रहे हैं। लेकिन देखें, IT की इन्वेस्टमेंट में शायद एक तो हमारे कुछ फाइनेंशियल जो सिस्टम्स हैं उनको ठीक करना होगा, जिस तरह फ्री लॉन्सिंग एक्सेट्रा है। तो आप देखें, बहुत से जो फ्री लॉन्सिंग, पेपाल या इस तरह के जो इंटरनेशनल IT के पेमेंट्स जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है, वो शायद पाकिस्तान में अभी वर्क नहीं कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, शायद हमें उसको भी बड़ा उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करनी चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 3 मिलियन बच्चा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले एक स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई थी कि जो हमारे 90% IT के ग्रेजुएट्स हैं वो compete नहीं कर सकते। तो देखिए, जब तक हमारी एजुकेशन
उस क्वालिटी पे नहीं आएगी। शायद चंद यूनिवर्सिटीज़ तो उस पोजीशन में हैं कि जो आईटी में बहुत आगे जा रही हैं, और उसके साथ साथ आपको बहुत से शायद आईटी पार्क्स डेवलप करने की ज़रूरत है। आप चाइना में देखें तो आपको बहुत ज़्यादा मैसिव आईटी पार्क्स मिलेंगे। उन आईटी पार्क्स में इंटरनेशनल फर्म्स, लोकल यूनिवर्सिटीज़ और आपके जो बिजनेस हब हैं वो क्लोजली वर्क करते हैं। शायद पाकिस्तान में आपको चंद एक मिलेंगे, जिस तरह अरफा आईटी पार्क है लाहौर में, लेकिन इस तरह के हमारे वो आईटी पार्क्स नहीं है कि जो यूनिवर्सिटीज़ को भी एक अच्छी फीडबैक दें और बच्चों को इंटर्नशिप दें और फिर मार्केट के साथ और एक्सपोर्ट के साथ लिंक हो। तो शायद जब तक ये हम नहीं करेंगे, हम आईटी के अंदर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अब ज़ाहिर है शुजा साहब, इस वक्त भी हम ये बात कर रहे हैं कि जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमारे जो थिंक टैंक्स हैं वो अब तक इस बारे में संजीदगी के साथ गौर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आने वाला दौर तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही है, बल्कि अब मौजूदा दौर में भी बहुत हद तक तेज़ी के साथ इसमें दुनिया भर में काम हो रहा है। हम अभी तक इतना पीछे क्यों हैं? हमारी इंटेंशन नहीं है, हमारी विल नहीं है, या कॉम्पिटेंस नहीं है हमारे पास? मेरे ख्याल से कॉम्पिटेंस भी है, मेरे ख्याल से विल भी होगी। शायद जो कहीं पे मिसिंग चीज़ है, वो मिसिंग चीज़ है हमारे पास एक कंक्रीट पॉलिसी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देखें, आईटी पॉलिसी हमारी बनी, मैंने उस पॉलिसी को रिव्यू किया। वो आईटी पॉलिसी जब भी आपने काम करना है, जिस तरह शरीफ साहब ने हाईलाइट किया कि आपने एक प्लानिंग की है, उस प्लानिंग के बाद जो आपके लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह आईटी में आप देखें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके और बहुत से इदारे ऐसे हैं, वो जब तक जॉइंटली उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म में काम नहीं करेंगे, वो शायद आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और समटाइम ये होता है कि हम पॉलिसी एक विश लिस्ट तो बना देते हैं कि ओके जी हम ये चेंजेस लाएंगे, लेकिन उस विश लिस्ट के साथ साथ आपको बहुत सी फिर ऑपरेशनल चेंजेस करनी है, रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस लानी है, अपने फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। शायद वहाँ पे हम जाके मार खा रहे हैं। ठीक है, तो हारून साहब, अगर हमारे पास पॉलिसीज़ ही नहीं है अच्छी, तो फिर हम इन बगैर पॉलिसीज़ के कैसे इस आईएमएफ के प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम कह सकते हैं? माजी में भी कई हुकूमतों ने अपने आईएमएफ प्रोग्राम्स को लास्ट प्रोग्राम कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक इख्तिताम हो नहीं सका है। तो प्रैक्टिकली तो अभी भी हमें ये आखिरी प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहा है। बयानात की हद तक तो हम इसको ले सकते हैं, लेकिन संजीदगी के साथ तो नहीं कहा जा सकता। जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आप बयानात को संजीदगी से ना लें। वी नीड टू, एज इवन जर्नलिस्ट, आपको कॉन्क्रीट नंबर्स की बेस पर, एविडेंस की बेस पर बात करनी है। अगर एक्सपोर्ट 15% नहीं बढ़ती है हर साल, तो आपके ऊपर एक्सटर्नल अकाउंट का प्रेशर नहीं जाएगा। कोई इकोनॉमिक्स बदली नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जहां तक ताल्लुक है, अगेन मैं इस पे बात कर रहा हूं कि हमें बड़ा रियलिस्टिकली देखना है कि अगर जो हमारा तकरीबन 30 लाख बच्चे और बच्चियां जॉब मार्केट में आ रहे हैं, अगर उनको अपॉर्चुनिटी देनी है तो ग्रोथ को 7% पे ले जाना है। आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इसके 2 फैक्टर्स मैं हाईलाइट करूंगा। मैंने बाहर से भी देखा है, अंदर से भी देखा है, बाकी ममालिक को भी। पहली चीज तो ये है कि हमारी पॉलिसी के ऊपर पेटनेज बेस्ड जो इंडस्ट्री, जो सब्सिडीज पर, प्रोटेक्शन पर बढ़ी है, उसका इन्फ्लुएंस ब्यूरोक्रेसी पे बहुत हैवी है। और वो एक मॉडल जो है पाकिस्तान का, जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, उसको बदलने नहीं देते। उनका सियासत पे भी इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल पार्टीज पर भी है, ब्यूरोक्रेसी पर भी है। आपके सवाल का जवाब कि क्यों नहीं होता, वो उसको होने। दूसरा है कॉम्पिटेंस। हमने अपनी टेक्नोक्रेटिक जो एलीट है, उसकी कॉम्पिटेंस बेहतर नहीं की है कि वो दुनिया के मुकाबले में, वियतनाम के मुकाबले में एक कंपैरेटिव पॉलिसी बना सके। यहां हमें एक स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि जहां आप एक्सपर्ट्स को लाएं और उनकी बात सुने, उन्हें इज्जत दें। अगर आप आके टांग खींचेंगे तो इवन ए नोबेल लॉरिएट आपको एडवाइस नहीं कर सकेगा। कुछ दिन पहले आप ऑक्सफोर्ड से स्टेफन को लेकर आए, रिपोर्ट बनाई, आप मुझे बताइए वो रिपोर्ट कहां गई? अगर तो संजीदगी से आपने लोगों को लेना है, उनकी बात सुने, उसको करें, क्योंकि ये सूट पैंट टाई और झंडा लगाने से आइडियाज या पॉलिसीज नहीं बनती हैं। पॉलिसीज रिसर्च से बनती हैं, लोगों से डायलॉग करके बनती हैं, कंसेंसस बिल्ड करके बनती हैं, और उसके लिए आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल लोग चाहिए। तो ये 2 एरिया हैं, एक जो इन्फ्लुएंस है क्रोनी कैपिटलिज्म का, और दूसरा हमारी कॉम्पिटेंस। जब तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ढांचा मुईशत का नहीं चेंज हो पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, शुजात फारूक साहब, दोनों मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।